बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कानून शहादत ऑर्डर 1984 शुरू किया और उसमें हमने कुछ एक आर्टिकल्स को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि हमने सीआरपीसी में एविडेंस के लिए चैप्टर को शुरू किया हुआ था, चैप्टर 25 था, तो उसके बाद उसके साथ जो नेक्सस है वो चैप्टर 10 जो है क्यूएसओ का, उसका था। तो हम चैप्टर 10 की तरफ आए। चैप्टर 10 में सबसे पहले जो हमने आर्टिकल देखा वो 130 था। 130 के बाद हमने चैप्टर 10 में ही आर्टिकल 131 जो है उसको आज देखना है। लेकिन उसमें यानी 131 जो है वो है कि एविडेंस के एडमिसिबल होने के बारे में, और इसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो जज साहब ने डिसाइड करनी होती है। लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ने से पहले उसमें जो चीज़ें जो उस आर्टिकल में बयान किया गया है उसमें कुछ लीगल टर्म्स यूज़ की गई हैं जिनकी डेफिनेशन जिनको समझना ज़रूरी है। पहले हम उनको देखते हैं। 2 या 3 डेफिनेशंस हैं, वो क्या कहती हैं और उनको किस तरह से हम मज़ीद इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो एक वर्ड है वो फैक्ट यूज हुआ है कि फैक्ट क्या है। हमें फैक्ट का पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। एलएलबी पार्ट 2 या पार्ट 3 में जब सीआरपीसी और कानून शहादत ऑर्डर पढ़ाया जाता है तो उसमें इनके मुतालिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिसिंग लॉयर और एक न्यू कमर लॉयर जो है, जो जिसने अभी इस फील्ड में कदम रखा है, उसके लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट के बारे में कहा जाता है, ये आर्टिकल 2 में इसको डिफाइन किया गया है। फैक्ट है क्या? फैक्ट इंक्लूड्स, यानी फैक्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एनीथिंग, स्टेट ऑफ अ थिंग, अ रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। यानी वो कहता है फैक्ट में क्या क्या इंक्लूड है। फैक्ट इंक्लूड्स, हम इसको पूरा नहीं लिखते, लेकिन इसमें जो चीज देखने वाली और समझने वाली है, सबसे पहले उसमें कहा एनीथिंग, स्टेट ऑफ अ थिंग, और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। अब इसमें बीइंग परसीव्ड थिंग, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स। अब इसमें आगे जो है ना, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, बाय सेंसेस। जो चीजें हैं, जो फैक्ट है, उसके बारे में कहा गया है कि कोई चीज, उसकी कोई हालत, और वो चीज विच इज परसीव, विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। अब जो परसीव्ड है, जो परसेप्टिबल है, वो क्या है? जो परसेप्टिबल है ना, उसको हम कहते हैं कि जो चीज और उसकी स्टेट है, माइनर चेंज है उसमें, उसकी मूवमेंट है, दैट कैन बी नोटिस्ड और सीन, दैट इज कॉल्ड परसेप्टिबल। यानी उसमें जो चेंज है, माइनर सी भी चेंज हो, वो उसको अगर नोटिस किया जा सके, उसको देखा जा सके, तो दैट इज परसेप्टिबल। और जो बहुत सी चीजें हैं, दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी जो सेंस है उससे। अब इसकी एग्जांपल क्या दी जा सकती है कि फ्लेवर्स कैन बी परसीव्ड इफ यू कैन टेस्ट, यानी अगर आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं तो फ्लेवर्स जो हैं उनको परसीव किया जा सकता है सेंसेस से। यानी किसी चीज को हम अपनी जुबान पे लगाएं और उसका टेस्ट आ जाए, तो ये जो है दैट कैन बी परसीव्ड। अगर कोई शख्स कोई बात बोल सकता है, कह सकता है, वर्ड कहता है, तो दैट इज अ फैक्ट। और अगर आप कुछ सुन सकते हैं तो दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हर्ड। अगर वो उसको सुना जा सकता है और उसको समझा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी सेंस से परसेप्टेबल है। और परसेप्टेबल या परसीव्ड कैसे होगा? अगर आप सुनने की, देखने की ये सेंसेस रखते हैं तो। फिर उसके बाद ये भी है कि फैक्ट क्या होता है? एनी मेंटल कंडीशन,
यानी कोई जहनी हालत, ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी जहनी वो हालत जिसको वो समझ भी रहा है। यानी एक शख्स अगर फातुल अकल है, अनसाउंड माइंड है, तो उसका जो किसी चीज को परसीव करना है, किसी चीज की मेंटल कंडीशन है, उसको हम फैक्ट नहीं कह सकेंगे। जिसके बारे में एक शख्स समझ भी सकता है कि मैं इस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं या हूं, उसको हम कहेंगे कि कोई मेंटल कंडीशन। यानी मेंटल कंडीशन किस तरह से, अब एक शख्स जो है, प्रूडेंट माइंड जो है, उसका कोई ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, हम वो फैक्ट कह सकते हैं। कोई इंटेंशन है कोई काम करने की, मतलब एक जैसे हम 302 की बात करते हैं पीपीसी की, तो उसमें कहते हैं इंटेंशनल किलिंग है, तो वो एक सर्टन इंटेंशन है, तो वो एक फैक्ट होगा कि उसने उस शख्स को अरादतन कत्ल किया, कत्ल अम्द है। फिर इसी तरह से कोई मेंटल कंडीशन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बयान किया जा सकता है कि किसी शख्स ने वो कोई काम जो है इन गुड फेथ किया है। गुड फेथ जो है उसको हम परसीव करते हैं, और जो परसेप्टिबल चीज है उसमें है कि उसका जो गुड फेथ है वो है। तो गुड फेथ है, या कोई चीज जो है वो फ्रॉड से हुई है, फ्रॉडुलेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी शख्स की जो रेपुटेशन है कि वो अच्छी रेपुटेशन रखता है, वो नोटोरियस है, वो किस किस्म की है, वो भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट जो है इसको हमने इस सेंस में इस तरह से देखना है कि ताकि ये क्लियर हो जाए, जब आगे जाके हम फैक्ट की बात करें तो हमें पता हो कि फैक्ट है क्या। तो ये दो चार चीजें हमने देखी कि फैक्ट जो है वो है क्या, एनीथिंग, स्टेट ऑफ अ थिंग और रिलेशंस ऑफ अ थिंग बीइंग केपेबल परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी इंसानी सेंसेस जो हैं, ह्यूमन सेंसेस जो हैं, उनसे उसको परसीव किया जा सके। मेंटल कंडीशन हो सकती है किसी शख्स की, उसके अलावा कोई ओपिनियन हो सकता है, उसके अलावा कोई इंटेंशन हो सकती है, और उसके अलावा किसी शख्स की जो है रेपुटेशन हो सकती है। ये फैक्ट है। अब आगे जो बात होगी वो जो फैक्ट्स हैं उनके रेलेवेंट होने की बात होगी, उनकी रेलेवेंसी की बात होगी। अब इसमें हम ये भी देखना चाहते हैं कि एक फैक्ट जो है वो दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट कब होता है, उसकी रेलेवेंसी क्या होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक फैक्ट जो है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर, यानी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट कहा जाता है व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अनदर, जब एक जो है दूसरे से ताल्लुक रखता है। इस तरह से ये दो फैक्ट हैं, कोई भी ये इससे कोई इसका नेक्सस है, इसका कोई ताल्लुक है दूसरे से, किस तरह से, इन एनी ऑफ द वेज, कोई ऐसे तरीके, कौन से तरीके हैं, रेफर टू इन ऑर्डर, इन द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर, यानी आपका जो QSO है 1984, इसकी प्रोविजंस में जो बताए गए हैं तरीकेकार, यानी जो इसकी प्रोविजंस हैं ऑर्डर की, उसमें बताए गए हैं रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी जो इसमें तरीके बताए गए हैं कि इस तरह से फैक्ट्स जो है उससे रेलिवेंट हो सकते हैं, उस तरह से जो भी तरीके QSO में बताए गए हैं उसको कहेंगे जो वो उससे कनेक्टेड होगा, उससे इसका नेक्सस होगा, कनेक्टेड होगा, तो हम कहेंगे कि एक फैक्ट जो है दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट है, इसकी रेलिवेंसी है। यानी पहले फैक्ट, फिर फैक्ट की रेलिवेंसी क्या है, यानी किस तरह से दूसरे से रेलिवेंट है, ये आगे वाले जो आर्टिकल्स हैं उनमें आना है। फिर फैक्ट एंड इशू की बात होगी कि फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं। हम जब फैक्ट एंड इशू की बात करते हैं, ये समझने वाली बात है कि फैक्ट एंड इशू क्या है। ये एक अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो ये फैक्ट एंड इशू समझ आ जाता है कि आपका इस वक्त इशू क्या है जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, जिसका लॉ में बात करना चाह रहे हैं आप, जिसमें लॉ में आपको प्रूव करना है, जिसमें लॉ के ऊपर डिस्कशन होनी है। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये किस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं कि फैक्ट एंड इशू होता क्या है। सिंपली तो हमने बताया कि जिसके ऊपर लॉ में आप बात करना चाह रहे हैं, जिसको प्रूव करना चाह रहे हैं, जो किसी चीज से रेलिवेंट है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट एंड इशू को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन में क्या आएगा, यानी ये वो वाला एक्सप्रेशन होते हैं फैक्ट एंड इशू, यानी फैक्ट एंड इशू जो है वो वाले एक्सप्रेशंस हैं
और इसमें इंक्लूड क्या होता है, यानी एक फैक्ट या एनी फैक्ट जो खुद से, यानी एक खुद से, वो एक फैक्ट जो है वो या तो खुद और इन कनेक्शन विद अनदर फैक्ट, यानी या वो खुद या किसी दूसरे फैक्ट के साथ वो इस तरह से उसका ताल्लुक होता है, इस तरह से जुड़ा होता है, जिससे किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी कोई चीज वजूद रखती है, नहीं रखती है, उसकी नेचर क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, या कोई राइट, लाइबिलिटी, जिसके बारे में या तो उसको डिनाइड किया जा सके राइट और लाइबिलिटी को किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग में। यानी सिविल में जाए तो किसी प्रोसीडिंग कोई चल रही है, सिविल सूट में, तो उसमें उसको लाइबिलिटी को, राइट को, डिसेबिलिटी को या तो डिनाइड किया जा सके या उसको एडमिट किया जा सके, उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जा सके, तो उसको हम कहते हैं कि ये फैक्ट इन इशू है। और ये सिविल में भी और क्रिमिनल में भी, अगर आप सिविल की बात करें तो किसी सूट में बात होगी, अगर क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होगी उन सब में इसकी बात होगी। हम अब इसको देखना चाहते हैं, इसकी एक इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, उसमें इनको बताया गया है कि फैक्ट इन इश्यूज होते क्या क्या है। हम कहते हैं या हम देखते हैं कि एक ए है कोई शख्स, उसने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब इसमें फैक्ट इन इश्यूज क्या हो सकते हैं, जो फैक्ट इन इशू हो सकते हैं वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अरेस्ट किया गया है, दैट इज नॉट प्रूव कि ए ने बी को कत्ल कर दिया है, ये प्रूव नहीं है। तो इसमें सबसे पहले फैक्ट इन इशू क्या होगा कि आया ए ने बी को कत्ल किया, ए कॉजेज डेथ, बी मर्डर बी, ये फैक्ट इन इशू होगा। ए ने बी को किया, एक फैक्ट इन इशू ये हो सकता है। अब अगर उसने कत्ल किया तो क्या ये एक इंटेंशन थी उसकी करने की, ए हैज इंटेंडेड टू बी डेथ, यानी ए ने इसको जो कॉज ऑफ डेथ उसकी इससे हुई है, कॉजेज डेथ बी, क्या ये इंटेंडेड था, यानी ये इंटेंशनल किलिंग थी बी की, ये भी फैक्ट इन इशू होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं पीपीसी के सेक्शन 302 की, तो वो इंटेंशनल किलिंग में आता है। तो क्या उसकी ये इंटेंशन थी, यानी ये ऐसे तो नहीं है कि कोई शख्स गुजर रहा है, ऊपर कोई मजदूर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर आके कोई ईंट गिरी है और उसके सर पे लगने से उसकी डेथ हो गई, तो हम इसको मर्डर जो है इंटेंशनल किलिंग में आएगा या किसी और सेक्शन में आएगा, कत्ले बिल सबब में आएगा या किस में आएगा, उसकी इंटेंशन तो नहीं, इंटेंशन देखना जरूरी है। यानी यहाँ पे हम जो इसके फैक्ट इन इशू की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट इन इशू भी हो सकता है। अब उसमें बात ये कहते हैं कि जो मर्डर है वो ए ने बी को किया है, लेकिन उसमें क्या दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द सडन प्रोवोकेशन और नॉट, यानी वो प्रोवोक तो नहीं किया गया था उसको। जैसे कहते हैं कि सडन प्रोवोकेशन क्या हो सकती है, तो कोई शख्स उसको कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूं, मैं इस तरह की। या सडन प्रोवोक कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल दी जाती है कि एक शख्स अपने घर आता है, घर आकर दरवाजा खोलता है, तो वो अपनी बीवी, अपनी बहन, किसी को दूसरे शख्स के साथ देखता है, तो वो प्रोवोक हो जाता है। और इसका क्या होता है कि इन द रिजल्ट ऑफ दैट, इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, वो उस शख्स का मर्डर कर देता है। तो ये सडन प्रोवोकेशन के तहत तो नहीं हुआ। ये चीजें जो हैं, ये हम कहते हैं कि ये इसमें फैक्ट इन इशू हो सकती हैं। यानी फैक्ट इन इशू को देखने के लिए ये जो इलस्ट्रेशन दी गई है, ये जो एग्जांपल दी गई है आपको, इसमें ये चीजें 3-4 जो है फैक्ट इन इशू हो सकती हैं। और इसको हम देखें तो हमें पता चलता है कि फैक्ट इन इशू है क्या। यानी इन्हीं चीजों को जब देखेंगे तो हम किसी शख्स की लाइबिलिटी जो है उसको देखेंगे कि इसकी लाइबिलिटी क्या थी, या इसकी डिसएबिलिटी क्या थी, या इसमें जो है इन प्रोसीडिंग्स में, इन सारी कार्रवाइयों में उसके राइट्स क्या थे, लाइबिलिटीज क्या थी, इनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस क्या थी, वो सारी की सारी चीजें हम इनमें जाके देखते हैं। तो ये 3 चीजें जो हमने देखी हैं, डेफिनेशन टर्म की देखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे आर्टिकल 131 को। उस वक्त तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।